फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। तो कैसे हैं आप सब डियर फ्रेंड्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 32, जिसे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। यह फंडामेंटल राइट्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसी भी व्यक्ति के या नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होने पर कैसे उसको सहायता करता है कि वो अपने मूल अधिकारों को कोर्ट के द्वारा प्रवर्तित करवा सके, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के अंतर्गत और अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट में किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वह कोर्ट की शरण ले सकता है। आज हम इस सब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, यदि आप लोग चैनल पर पहले नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और कमेंट सेक्शन में अपनी जो फीडबैक है वो भी मेरे साथ शेयर करिए कि मैं ये जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ, ये क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, ये आपके लिए कितनी यूज़फुल हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइए। तो आज हम बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आर्टिकल 32 को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जैसा कि हम जानते हैं किसी भी व्यक्ति के या नागरिक के मूल अधिकारों का जब हनन होता है तो संबंधित पक्ष अर्थात वह व्यक्ति या फिर कोई व्यक्तियों का समूह, ठीक है, या नागरिक या नागरिकों का समूह सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत अपने मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए। तो अनुच्छेद 32 जो है ये अधिकार देता है किसी भी नागरिक को या व्यक्ति को कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पर वह कोर्ट की शरण में जा सके। लेकिन अनुच्छेद 32 के द्वारा जो व्यक्ति है केवल सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन मान लीजिए, ऐसी कल्पना करिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में है। अब कोई व्यक्ति बहुत ही दूर रहता है, सुदूर स्थान पे रहता है, मान लीजिए केरला में रहता है, आंध्र प्रदेश में रहता है, या फिर कोई अंडमान निकोबार में रह रहा है, लक्षद्वीप में रह रहा है। अब उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन वहाँ पे हो रहा है। अब वो व्यक्ति गरीब है, ठीक है, इतना सारा किराया भाड़ा लगा करके वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकता है और उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो ये तो गलत बात हो गई। तो क्या उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है और व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच नहीं बना पा रहा है, या वो नागरिक, कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच नहीं बना पा रहा है, तो वह आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट की शरण में भी जा सकता है। हाई कोर्ट से अपने संबंधित राज्य का जो भी उच्च न्यायालय होता है वहाँ के न्यायालय की शरण ले सकता है और हाई कोर्ट उसके जो भी फंडामेंटल राइट्स जिनका हनन हो रहा है उनको लागू करवाने के लिए रिट जारी करेगा। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति रखता है, और जबकि फंडामेंटल राइट्स के लिए जो हाई कोर्ट है वो भी 226 के अंतर्गत रिट्स जारी कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है 226 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स के तहत रिट जारी कर सकता है। इसके अलावा और बातें भी होती हैं, जो कानूनी अधिकार हैं उनको लागू करवाने के लिए भी हाई कोर्ट जो है रिट्स जारी कर सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान दीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर्स तो ज़्यादा हैं, ठीक है, और क्षेत्राधिकार भी कम ज़्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो देश के किसी भी भाग के लिए रिट्स जारी कर सकता है, देश के किसी भाग के लिए रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है उसका क्षेत्राधिकार, जो हाई कोर्ट है इसका क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से कम होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट है रिट्स केवल संबंधित राज्य में
राज्य के भीतर ही जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए रिट्स जारी कर सकता है। ठीक, ये बात हो गई। अब दूसरी बात आती है कानूनी अधिकार की, कि कानूनी क्षेत्राधिकार किसका ज़्यादा है। तब हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो कानूनी क्षेत्राधिकार है वो हाई कोर्ट से कम है। ठीक है, हाई कोर्ट से कम है। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट्स जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी और भी विधिक जो अधिकार होते हैं, कानूनी बात जो अधिकार होते हैं, उनके लिए भी रिट्स जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जब हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार शुरू कर चुके हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को 2-3 जो सब आर्टिकल्स हैं इसके वो मैं बता देती हूँ कि अनुच्छेद 32 जो है क्यों इतना पावरफुल अनुच्छेद है, क्यों उसको इतनी पावर कहाँ से मिली हुई है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 32 है, आर्टिकल 32 है, वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। ठीक, ये बात हम सभी जानते हैं। तो इस आर्टिकल के ये क्लॉज हैं, हम लोग देख लेते हैं, 32(1), 32(2) और 32(3), ये 3 सब क्लॉज हैं। इनको हम देखेंगे, इनकी बात करेंगे, उसके बाद हम रिट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 32(1) क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के या नागरिक के मूल अधिकारों का अतिक्रमण होने पर या उनका हनन होने पर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से प्रवर्तन कराने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट से प्रवर्तन कराने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने का अधिकार ये किसको दिया गया है? व्यक्ति को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम आर्टिकल 32 के दूसरे वाले क्लॉज पे, कि दूसरा क्लॉज क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट को शक्ति कहाँ से मिलती है। तो आर्टिकल 32 का जो सब क्लॉज 2 है, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट को क्या शक्ति मिली है, प्रयास करिएगा समझने का, कि सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स के प्रवर्तन के लिए आदेश, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के प्रवर्तन के लिए आदेश, ठीक है, आदेश, निर्देश और 5 प्रकार की रिट्स, ये 5 है, ठीक है, 5 प्रकार की, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, 5 प्रकार की रिट्स जारी करने का अधिकार किसको है, जारी करने की शक्ति किसको मिली है? सुप्रीम कोर्ट को मिली है। किसके तहत मिली है? संविधान के मूल अधिकार के अनुच्छेद 32 के सब क्लॉज 2 के तहत मिली है, जो कि भाग 3 का एक हिस्सा है, पार्ट है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो आर्टिकल 32 का क्लॉज, 3rd क्लॉज जो है वो क्या कहता है, इस बारे में हम देखते हैं कि संसद यदि आवश्यक समझे तो रिट जारी करने की शक्ति किसको दे सकती है? हाई कोर्ट के अलावा किसी और लोअर कोर्ट को, ठीक है, किसी और लोअर कोर्ट को भी दे सकती है। परंतु लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी है, लेकिन इससे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए या कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
ये जो प्रावधान करता है, कौन करता है? संसद क्लॉज 32 क्लॉज 3 करता है। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर जगह ये चीज़ें आपको जानने को भी नहीं मिलेंगी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आऊँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को ज़रूर, जिससे कि आप लोगों को ये जानकारी मिलेगी, इसके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी ये जानकारी पहुँचे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब साथ के साथ ही हम लोग आर्टिकल 32 का जो क्लॉज नंबर 4 है, 4th क्लॉज है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्लॉज 4 को देखने का प्रयास करते हैं। वो क्या है कि यदि संविधान में, अब आर्टिकल 32 का 4th क्लॉज कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका निलंबन कैसे होगा। तो इसमें कहा गया है कि यदि संविधान में अन्यत्र कहीं प्रावधान किया गया हो, अन्यत्र का मतलब कहीं भी 32 के अलावा अन्य कहीं किसी भी जगह प्रावधान किया गया हो, तो ही फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं अथवा नहीं। ये कौन कहता है? आर्टिकल 32 का क्लॉज नंबर 4 कहता है। तो जब इमरजेंसी होती है, आपातकाल लगा होता है, तब अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के निलंबन का प्रावधान है वो भी हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के निलंबन का प्रावधान कहाँ पे किया गया है। ये चीज़ें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, और मतलब अगर आप कोई हाई लेवल की बुक जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें मिलेंगी। छोटी मोटी बुक में ये चीज़ें जो है नहीं मिलती हैं। मैं बहुत ही क्रिस्प चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और आगे तक पहुँचाइए और मेरे साथ क्लास में अंत तक बने रहिए। ठीक है, निलंबन का प्रावधान कहाँ पर किया गया है अब हम देखने का प्रयास करेंगे। प्रावधान जो है 2 जगह पे किया गया है। ठीक, 2 जगह पे किया गया है। पहला किया गया है पहला कहाँ पे किया गया है? आर्टिकल 358 में, और दूसरा जो है आर्टिकल 359 में किया गया है। तो आर्टिकल 358 क्या कहता है कि यदि अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के अंतर्गत यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के घोषित करने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। वो कौन कौन सी 3 कंडीशंस हैं ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किन किन 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित किया जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो क्या कहता है ये अनुच्छेद? ये कहता है कि 352 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, नेशनल इमरजेंसी लगेगी, तो अनुच्छेद 19(1) के तहत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगी। ठीक है, स्वतंत्रता स्वतः ही निलंबित हो जाएगी। ये कौन कहता है? ये आर्टिकल 358 कहता है। अर्थात इसके प्रवर्तन कराने का अधिकार निलंबित हो जाएगा। कहने का मतलब समझिएगा कि स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्वतंत्रताएं या कि मेरी स्वतंत्रताएं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ख़त्म हो जाएंगी। नहीं, जिस तरीके से इनका फंडामेंटल राइट्स का जब हनन होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाते हैं, तो हम नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे मैं अपनी स्वतंत्रताओं को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में नहीं जा पाऊंगी। इस कथन का जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो ये है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 359 में क्या कहा गया है, देखते हैं। 359 में क्या कहा गया है? 359 में कहा गया है कि जब
352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है, कौन, प्रेसिडेंट, जिसे हम राष्ट्रपति जिनको कहते हैं, प्रेसिडेंट जो है, अधिसूचना जारी करके, अधिसूचना जारी करके कुछ, अधिसूचना जारी करके कुछ या सभी फंडामेंटल राइट्स, मैं शॉर्टकट में यहाँ पे FR लिख रही हूँ, ठीक है, सभी फंडामेंटल राइट्स को निलंबित, फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकते हैं। ठीक, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, निलंबित कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए सब लिखती हुई चल रही हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। नोट्स आप लोगों के रिवीजन में बहुत काम आएंगे और आप लोगों को बहुत सहायता करेंगे, तो आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है ये कि जब आपातकाल लगा होता है तो सभी फंडामेंटल राइट्स निलंबित किए जा सकते हैं, इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो इन रिस्ट्रिक्शंस को क्या कहते हैं हम, युक्तियुक्त निर्बंधन, ठीक है, निर्बंधन ये कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी जो टर्म है वो मैं बता देती हूँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। लेकिन ये नोट एक आप लोग नोट करिएगा, आपातकाल लागू होने पर भी आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक। आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो भी रिट्स जारी की जाती हैं हम उनको पढ़ेंगे, देखेंगे उनको। तो संवैधानिक, मैं यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है ये मैं सब आप लोगों को पहले ही समझा चुकी हूँ, एक मैं आपको इसका ब्रीफिंग करती चलूँगी और फिर उसके बाद में आगे चलकर हम लोग रिट्स को पढ़ेंगे। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, मूल अधिकार के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है, ठीक है। ये बात मैं आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ। इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। ये जो कथन पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में कि संविधान की हृदय और आत्मा BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा है, तो यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों का आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो है अनुच्छेद 32, ठीक है। यदि संविधान की आत्मा की बात की जाती है तो वो है प्रस्तावना, प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा गया है। और NA पालकीवाला जो है उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है, ठीक। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 32 का मूल उद्देश्य मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभाव, सुलभ और लघु उपचार की व्यवस्था है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरीके के रिट या निर्देश या आदेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो जो 5 तरीके की रिट्स जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, उनको हम देखते हैं। पहली रिट जो है उसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका इंग्लिश में भी आप लोग जो नाम है, इंग्लिश टर्म है, आप लोग इसको याद कर लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश वाले टर्म को ही हिंदी में देवनागरी में लिख दिया जाता है और वो क्वेश्चन बन जाता है। तो कई बार होता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश वाला टर्म नहीं देखते हैं, भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसा आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। तो इसको कहते हैं हेबियस कार्पस, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं हेबियस कार्पस। एंड जो दूसरी रिट है उसको कहते हैं परमादेश, इसको कहते हैं मैंडमस। परमादेश को क्या कहते हैं, मैंडमस कहते हैं। तीसरी जो रिट है इसको प्रतिषेध को प्रोहिबिशन कहते हैं। ये बहुत ही इजी है, आसान है, आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाएगा। उत्प्रेषण जो चौथी रिट है इसको सर्टियोरी बोलते हैं। और उसके बाद जो 5वीं रिट है अधिकार प्रेक्षा, इसको क्यू वारंटो कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यू वारंटो कहते हैं। अब हम लोग एक टर्म देखने का प्रयास करेंगे रिट्स की। जो रिट्स है
ये टर्म कहाँ से आया है इसको भी देख लेते हैं। रिट कहाँ से आया है, जो हिंदी में तो हम इसको लिखते हैं रिट, ठीक है, और इंग्लिश में जो ये इसकी स्पेलिंग है वो कुछ इस तरीके से है, रिट्स, इस तरीके से, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। रिट जो है एक प्रकार का विशेष अधिकार होता है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, इंग्लिश कानून से, इंग्लिश लॉ से लिया गया है, अंग्रेजी कानून से लिया गया है। इसे पुराने टाइम में राजा द्वारा, मतलब जो अंग्रेज़ों के राजा होते थे, पश्चिमी कंट्रीज़ में जो राजा होते थे, राजा रिट जारी करते थे, ठीक है। और इसको तब जब राजा के द्वारा जारी किया जाता था, इसीलिए इसको न्याय का झरना भी कहा जाता है, न्याय का झरना। और ये जो रिट्स थी, ये जो रिट्स थी ब्रिटिश लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए एक असाधारण उपाय हुआ करती थी, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा, जब ये अंग्रेजी राजाओं के द्वारा रिट्स जारी किया जाती थी, तो जो ब्रिटिश लोगों के मूल अधिकारों के और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए असाधारण उपाय होते थे कि जो भी पीड़ित व्यक्ति होता था वो राजा के यहाँ जाता था। पुराने समय में आप लोगों ने सुना भी होगा कि क्या होता था, राजाओं के यहाँ बड़े बड़े घंटे बंधे रहते थे, जिन्हें न्याय का घंटा कहा जाता है। जहांगीर ने भी न्याय का घंटा बंधवाया था, मुगल काल की बात है ये। तो क्या होता था, लोग उधर जाकर के घंटा बजाते थे, तो जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता था वो घंटे की आवाज़ सुनकर बाहर आता था, ठीक। जो पीड़ित व्यक्ति होता था, फरियादी होता था, वो अपनी बात को जो कंसर्न पर्सन होता था उसको बताता था, और जो कंसर्न पर्सन होता था वो जाकर के वो बात सीधी राजा तक पहुंचाता था। जैसे कि इस समय हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो आप जाकर के वहाँ जैसे ही एप्लीकेशन देते हैं तो वो बात सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। तो तत्काल कार्रवाई करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता था, दैट वाज कॉल्ड रिट्स, दैट इज कॉल्ड रिट्स, ठीक है। आई होप ये रिट्स जो टर्म है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हेबियस कॉर्पस का जो मीनिंग होता है, इसको कहते हैं ब्रिंग द बॉडी, ब्रिंग द बॉडी, ठीक है। इसका जो मतलब है वो ही यही है, ब्रिंग द बॉडी, अर्थात ब्रिंग द बॉडी मतलब सशरीर, हिंदी में इसको कहेंगे सशरीर उपस्थित करना, उपस्थित करना, सशरीर उपस्थित करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है ब्रिंग द बॉडी, हिंदी में इसे कहते हैं सशरीर उपस्थित करना। अब इसको हम लोग समझेंगे। न्यायालय द्वारा यह आदेश बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर उसे बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जाता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में उपस्थित करे, जिससे उसको बंदी बनाए जाने के कारणों की वैधता पर विचार किया जा सके, ठीक है। कहने का मतलब ये है, यदि किसी भी व्यक्ति को, जैसे मुझे अवैध तरीके से पुलिस जो है बंदी बना लेती है, मान लीजिए मैंने कोई ऐसा अपराध किया है कि मुझे उसमें बंदी नहीं बनाना चाहिए, अपराध नहीं किया है, लेकिन फिर भी मुझे किसी कारण वश या गलत फहमियों या फिर किसी भी रीज़न से पुलिस जो है मुझे हिरासत में ले लेती है, बंदी बना लेती है, ठीक है। और 24 घंटे, वैसे तो रूल ये है कि जो भी बंदी है उस बंदी को संबंधित मजिस्ट्रेट के आगे 24 घंटे के अंदर ही उसको पेश करना रहता है। लेकिन यदि 24 घंटे के अंदर जो मजिस्ट्रेट होता है उसके समक्ष पेश नहीं करती है तो वो व्यक्ति स्वयं तो हिरासत में है, इसलिए वो तो अपने जो फंडामेंटल राइट लागू नहीं करवा पाएगा, इसलिए उसके संबंधी या फिर उसके मित्र कोई भी उसकी तरफ से ये फंडामेंटल राइट को लागू करवा सकते हैं। 24 घंटे के अंदर यदि उसकी पेशी नहीं हुई है तो जो है बंदी को जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाता है और उसको बंदी बनाए जाने का कारण भी बताया जाता है, ठीक। ये तो हो गया हेबियस कॉर्पस। अब हम अगला देखते हैं। अगला जो है रिट, वो है परमादेश। परमादेश क्या कहता है? परमादेश कहता है जब कोई पदाधिकारी, जिसे हम इसको मैंडमस कहते हैं, इंग्लिश टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इन पांचों रिट्स के, आप लोग याद करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। मैंडमस क्या कहता है? जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करके संबंधित पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो मैंडमस है वो व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। मैंडमस
जो है जो लोक सेवक होते हैं, जो सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उनके खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। और एक यहाँ पे एक नोट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि मैंडमस को कभी भी राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये दो, इनके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं किया जा सकता। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध जिसे कि हम कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए ये रिट जारी किया जाता है। अब यहाँ पे हम सर्टियोरी और जो प्रतिषेध हैं, प्रोहिबिशन है, ये दोनों लगभग सेम होते हैं, बहुत ही माइनर सा अंतर होता है, इसको समझने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, उत्प्रेषण यानी सर्टियोरी क्या कहता है? सर्टियोरी कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह रिट जारी किया जाता है कि वो अपने यहाँ लंबित मुकदमों को उनके पास भेजें, सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजें। अब होता क्या है, देखिए, जो प्रतिषेध है, जो प्रोहिबिशन है, वो भी कनिष्ठ न्यायालय जो होते हैं, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करेंगे। हाई कोर्ट जारी करेंगे किसको? जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको। ठीक है, लोअर कोर्ट्स को जारी करेंगे। जो क्वाजी जुडिशियल संस्थाएं होती हैं उनको जारी करेंगे। जो बड़ा न्यायिक अधिकरण है उसको जारी करेंगे। किसी भी व्यक्ति को ये जारी नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या होता है कि प्रतिषेध में, प्रोहिबिशन में निर्णय हुआ नहीं होता है। ठीक है, निर्णय अभी हुआ नहीं होता है तो निर्णय देने से रोका जाता है। किसमें? प्रोहिबिशन में। अर्थात प्रोहिबिशन का मतलब ही होता है कि कार्य को रोक दीजिए। कोई भी निर्णय अभी हुआ नहीं है, जो पेंडिंग है, आप उसको रोक दीजिए। अब उत्प्रेषण को समझने का प्रयास करते हैं कि सर्टियोरी अर्थात उत्प्रेषण क्या होता है। उत्प्रेषण में क्या होता है, जो हायर कोर्ट्स होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो गया, ये लोअर कोर्ट्स को जारी करता है, लोअर कोर्ट्स को जारी करेगा। क्वाजी जुडिशियल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जारी करेगा, यदि वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करते हैं। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करते हैं और जो मामला है उसका निर्णय दे चुके होते हैं, उसका निर्णय भी हो चुका होता है। तो जो हायर कोर्ट होता है वो क्या करता है, पिछला जो निर्णय है उसको निरस्त कर देता है, नल एंड वॉइड कर देता है। ठीक है, निर्णय नल एंड वॉइड कर देता है और अपना नया निर्णय जारी करता है। ठीक, अब आई होप ये जो सर्टियोरी है ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं अधिकार प्रेक्षा, जिसे क्यो वारंटो कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे लोक सेवक पद को धारित करता है जिसके लिए उसके पास वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उससे अधिकार प्रेक्षा आदेश के द्वारा पूछता है कि वह किस अधिकार से लोक पद को धारित कर रहा है। अर्थात इसको हम बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। होता क्या है, मान लीजिए मान लीजिए कोई भी जो है ग्राम विकास अधिकारी है। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी है, या फिर कोई ऐसा समझ लीजिए बंदा जो कांस्टेबल के पद पे है। ठीक, कांस्टेबल के पद पे है, लेकिन वो काम तो कर रहा है किसका? अपने सीनियर का, दरोगा का, एसआई का। ठीक, पदभार उसने ग्रहण कर रखा है, सारा सब कुछ कर रखा है। तो ऐसे में क्या होगा, जो कोर्ट है वो उसको नोटिस जारी करेगा, पूछेगा कि आप किस अधिकार से ये पद धारण कर रहे हैं, आप अपने दस्तावेज प्रस्तुत कीजिए, आप अपने इस रोल जो भी आप अदा कर रहे हैं इसकी वैलिडिटी प्रूफ करिए कि जो आप इसके लिए वैलिड हैं या नहीं हैं। ठीक बात है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्यू वारंटो में पूछा जाता है कि जो लोक सेवक है वो किस अधिकार से उस पद को होल्ड कर रहा है, कि जैसे आप वो सारे डूज एंड डोंट टर्म्स फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये कोर्ट पूछता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 अर्थात अनुच्छेद
32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। यहाँ पे सिर्फ आत्मा है, हृदय मिस हो गया है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, ये खाली आत्मा नहीं है, हृदय है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में मौलिक अधिकार 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। 358 के अंतर्गत आता है। 358 के अंतर्गत स्वतः जो है स्वतंत्रताएं 6 प्रकार की 19(1) के अंतर्गत जो दी गई हैं वो स्वतः निलंबित हो जाती हैं। और 359 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति 20-21 को छोड़कर जो है निलंबित कर सकता है बाकी के फंडामेंटल राइट्स को, ठीक। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला पॉइंट है 44वें संविधान संशोधन के पश्चात 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। इससे पहले क्या था, 44वें संविधान संशोधन से पहले सभी के सारे फंडामेंटल राइट आपातकाल में निलंबित किए जा सकते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में ये व्यवस्था की गई कि आपातकाल में भी 20 और अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकेगा। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है फंडामेंटल राइट्स से जुड़ा हुआ, केशवानंद भारती का जो वाद है, केशवानंद भारती वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना निर्णय दिया था, जो जजमेंट दिया था, उसके ऊपर बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो संविधान का मूल ढांचा है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उस प्रकार उसमें कोई चेंज आए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो, तो इस प्रकार का संशोधन सरकार या अर्थात जो संसद है वो नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें भी संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। और आप अगला पॉइंट देखते हैं कि मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, अर्थात इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट की शरण व्यक्ति या नागरिक ले सकता है जिसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन यदि हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण में जा सकता है, ये उनका प्रवर्तन करा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं, जो प्रस्तावना है, ठीक है, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में भी आपके राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की बात कही गई है, लेकिन जो प्रस्तावना है ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। प्रस्तावना का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, ये अप्रवर्तनीय है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं DPSP, हम लोग आगे चल के ये भी पढ़ेंगे कि DPSP, इसके बाद की जो वीडियो मैं लेकर के आऊँगी वो DPSP पर ही होगी, ठीक है। DPSP भी नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन जस्टिशिएबल अर्थात इनको लागू करवाने के लिए कोर्ट की शरण नहीं ली जा सकती है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब होता है कि लागू करवाने के लिए कोर्ट की शरण नहीं ली जा सकती है, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा अनुच्छेद 32 आज हमने ये कंप्लीट कर लिया। आई होप जो भी ये वीडियो है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा। और अगर कोई कसर रहती है, कोई पॉइंट ऐसा है जो आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने का, उस पर अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन आप लोगों को देने का अपना पूरा प्रयास करूंगी। और वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।